पिछले व्याख्यान में हमने सरल रेखा और परवलय की ज्यामिति के बारे में बात की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आयताकार अति परवलय के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आयताकार अति परवलय होता क्या है? आयताकार अति परवलय वह वक्र होता है जो एक बिंदु के उस पथ को दर्शाता है जिस पर दो स्थिर रेखाओं से उसकी दूरी का गुणा सदैव एक स्थिर राशि के बराबर होता है। ये स्थिर रेखाएं एसिम्प्टोटस कहलाती हैं। जो हमने अभी बात कही है, इसको यदि गणितीय रूप प्रदान किया जाए तो x इंटू वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होगा। जब आयताकार अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु हो, यानी उसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 न होकर जब आयताकार अति परवलय का केंद्र बिंदु यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 0 न होकर ए और बी उसके निर्देशांक हों तो उसका समीकरण x माइनस ए इंटू ब्रैकेट y माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होता है। यदि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, यानी जो आयताकार अति परवलय का पॉइंट ऑफ ओरिजिन के निर्देशांक 0 0 हों तो उस स्थिति में उसका जो समीकरण होगा ए की बराबर ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, तो दोनों 0, x इंटू वाई इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होता है, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू 9। तो ये आयताकार अति परवलय का एक सामान्य समीकरण होता है। अब हम इसकी ज्यामिति के बारे में बात करें, किस तरह की इसकी आकृति होती है। तो ये हमने y अक्ष, ये x अक्ष लिया है। इसके धनात्मक और ऋणात्मक चारों क्वाड्रेंट, चारों चतुर्थांशों को यहाँ हमने लिया है। तो आयताकार अति परवलय वक्र है, उसकी आकृति इस तरह की होती है कि वह ना तो x अक्ष को छूता है ना ही y अक्ष को छूता है। अक्षों की ओर जाता जरूर है, लेकिन अक्षों के अनंत स्पर्शी होता है, उनको स्पर्श नहीं करता कभी भी। और एक खास बात इसकी एक और ये है कि आयताकार अति परवलय प्रकार के वक्र के अधीन आने वाला क्षेत्रफल प्रत्येक बिंदु पर बराबर होता है। जितने भी आयत बनेंगे रेक्टेंगुलर्स, चाहे 10 20 कितने ही बना लीजिए, सबका क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। ये इसकी खास बात होती है। वैसे अर्थशास्त्र में इसका काफ़ी उपयोग होने वाला है, ख़ास तौर से जब हम इकाई लोचदार मांग वक्र की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आयताकार अति परवलय प्रकार का एक मांग वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई होती है। तो इस तरह के जो वक्र हैं, अब ये तो हम सामान्य ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं इसकी, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, किस तरह की होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ देखिए ये P बिंदु पे लिया है। तो अब ये जो आयत बना है या मूल बिंदु से और ये आयत है, इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल कोई दूसरा आयत बना लीजिए उसका होगा। ठीक है, यहाँ ऋणात्मक मूल्यों के साथ ये इस तरह का आयताकार अति परवलय का वक्र बनेगा। यदि x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर हो तो उसी स्थिति में ये जो हम थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में होंगे और वक्र की आकृति कुछ इस तरह की होगी। इसका ही ठीक प्रतिबिंब होता है। तो ये आयताकार अति परवलय के बारे में एक सामान्य जो ज्यामिति इसकी होती है। आगे जाके
व्यष्टि अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ इनके उपयोग देखेंगे और बाकी जानकारियाँ आपको जो अर्थशास्त्र में आपके लिए उपयोगी हैं वहाँ आपको दी जाएंगी। अब अगला हमारा जो कंसर्न है वह है फलन और वक्र से, फंक्शन एंड कर्व। दो चीज़ें हैं, फलन और वक्र। तो फलन क्या होता है, इसके बारे में हमारी जो जानकारी है वो क्या है। सामान्य रूप से दो या दो से अधिक चरों के मूल्यों में परस्पर संबंध तथा एक चर की दूसरे पर निर्भरता को दर्शाता है। तो फलन के बारे में हमारी सामान्य समझ ये है, सामान्य जानकारी जो होती है। अब इसी बात को यदि मैं कहूँ तो जैसे मांग फलन है, डिमांड फॉर एक्स, वस्तु एक्स की मांग की मात्रा निर्भर करती है। फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, एम टी डब्ल्यू। वस्तु एक्स की मांग की मात्रा फलन है या निर्भर करती है उसकी अपनी कीमत पर, अन्य वस्तु जो कि पूरक या स्थानापन्न हो सकती है उसकी कीमत पर, उपभोक्ता की आमदनी पर, उपभोक्ता की रुचियों पर, टेस्ट पर, मौसम आदि आदि बहुत सारे तत्व उन पर निर्भर करती है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से मांग और कीमत का संबंध निकालते हैं तो इन बाकी चरों को, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव जब मांग पर देखना चाहेंगे तो इन चरों को हम स्थिर मान लेते हैं और फलन बनता है डिमांड फॉर एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अब ये इस बात को बता रहा है कि वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में एक संबंध है, और संबंध यह है कि इन दोनों में यदि कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। अब एक और उदाहरण हमने लिया है कि जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, f जो है फलन को दर्शाता है, y फलन है x का या y निर्भर करता है x पर। अब यहाँ x जो है ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x में परिवर्तन जब होता है तो y में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन कैसा होगा इसके बारे में यहाँ हमें जानकारी नहीं मिल रही है, बस फलनात्मक एक दूसरे पर निर्भरता को ये जो दर्शाता है। फलन दो तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य फलन, जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन में जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अभी हमने लिया था, ये है। ये मांग फलन हमने लिया था, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ये भी सामान्य मांग फलन है। s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ये भी जो है सामान्य फलन है। ये सामान्य फलन के कुछ उदाहरण हैं। अब इन फलनों से इतना तो पता लगता है कि ये दो चर हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, लेकिन किस तरह से निर्भर करते हैं वो इनसे स्पष्ट नहीं होता है। तो इसकी जानकारी के लिए हम विशिष्ट फलनों का सहारा लेते हैं। तो दूसरा फलन का प्रकार होता है वो विशिष्ट फलन है, स्पेसिफिक फंक्शंस। और देखिए ये फलन जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, अब इससे बिल्कुल ये बात पता लग जाती है कि x में परिवर्तन के कारण y में किस तरह के परिवर्तन होंगे। ये फलन ये बताता है कि यदि x में वृद्धि हो तो y में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ जो है फलन से बनने वाला वक्र होगा उसका ढाल धनात्मक होगा। आप यहाँ इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 3 होगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 11। मतलब जैसे जैसे x में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे y बढ़ेगा, y का मान भी बढ़ेगा। इसी तरह से एक दूसरा फलन है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए इससे जो बनने वाला वक्र है उसका ढाल ऋणात्मक होगा,
क्योंकि x का चिन्ह है, जो x का गुणांक जो है उसका चिन्ह ऋणात्मक है। अब इसको आप खुद भी देख सकते हैं कि x बराबर 0 रखिए, y बराबर 10 होगा। x का मान बढ़ाते जाइए, 1 रखिए, y का मान 9 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो y का मान 8, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 6। जैसे जैसे x में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे y में कमी हो रही है। तो इससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है और कि x का मान एक विशिष्ट मान पर y का मान क्या होगा। इसी तरह से ये मांग फलन है d इज इक्वल टू 100 माइनस 5p। ऋणात्मक ढाल होगा निश्चित रूप से, और कीमत में वृद्धि अगर करेंगे तो मांग की मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाएगी, और अगर कीमत में कमी होगी तो मांग की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु संबंध है जो विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसी तरह से s इज इक्वल टू 2p। अब यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, अंत है, खंड नहीं है, तो ये मूल बिंदु से शुरू होने वाला वक्र है। जैसे जैसे कीमत बढ़ाते जाएंगे, p की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे s की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक और उदाहरण लें, s इज इक्वल टू -10 प्लस 2p। अब यहाँ देखिए आप, p की वैल्यू 0, तो s फॉर सप्लाई मान लीजिए, ये पूर्ति वक्र है, तो उस स्थिति में ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक पूर्ति तो होती नहीं है और अर्थशास्त्र में, लेकिन विश्लेषणात्मक और अध्ययन के लिए यह हम जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अन्यथा पूर्ति, कीमत, मात्रा, ये सारी धनात्मक मूल्य ही अर्थशास्त्र में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के फलन हुए। एक सामान्य फलन जिससे चरों की परस्पर निर्भरता को जो दर्शाते हैं, और दूसरा विशिष्ट फलन है, उनकी निर्भरता के साथ साथ उनका विशिष्ट जो मूल्य पर उनके संबंध को भी दर्शाता है। उसकी दिशा क्या होगी इस संबंध की, उसके बारे में भी ये हमें बताता है। अब हम वक्र के बारे में बात करें, कर्व। देखिए, फलन, अनुसूची और वक्र, ये तीन स्टेप। किसी भी फलन को हम यदि एक अनुसूची के रूप में दर्शाएं, भिन्न भिन्न स्वतंत्र चर के भिन्न भिन्न मान लेते हुए, आश्रित चर के अलग अलग मान हमारे सामने होंगे, और उनको यदि हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएं तो उससे एक आकृति जो बनेगी, उस आकृति को हम वक्र के नाम से जानते हैं। तो वक्र क्या है? किसी फलन का रेखा चित्रीय या ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने जैसे उदाहरण लिया हुआ है कि डी फॉर डिमांड या मांग की मात्रा इज इक्वल टू 100 माइनस 5p, ये हमने लिया है। तो इसका वक्र बनाएं, तो वक्र कैसे बनेगा कि p बराबर 0, यानी p को हम, कीमत को हम y अक्ष पर लेते हैं और मांग की मात्रा को यह हमने x अक्ष पे लिया है। अर्थशास्त्र में कीमत सामान्य रूप से, अर्थशास्त्र में विशेष रूप से कीमत है जो y अक्ष पर ली जाती है। ये ध्यान रखने की बातें हैं, व्यवहार में ऐसा है। तो जब कीमत शून्य हो, यहाँ इस वक्त जो फलन की बात करें, ये फलन है। जब कीमत शून्य हो, यानी हम बिल्कुल मूल बिंदु पे हों, तो फिर मांग की मात्रा कितनी होगी? 100 इकाई। तो देखिए, ये 100 इकाई का ये बिंदु है। और जब कीमत 20 रुपये हो, 20 इकाई हो, मुद्रा की 20 इकाई, तो 20 गुणा 5, 100, 100 माइनस 100 बराबर 0। तो मांग की मात्रा शून्य होगी। मांग की मात्रा शून्य कब? जब कीमत 20। इन दोनों बिंदुओं के बिंदु पथों को देखिए, इसके निर्देशांक, दो बिंदुओं के निर्देशांक जो है उनका अगर हम मिलाएंगे, जैसा हमने अभी सरल रेखा के बारे में बात की थी, तो निर्देशांकों का बिंदु पथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा यदि फलन रैखिक हो तो। अब यहाँ अगर हम बात करें कि
इस बिंदु पर निर्देशांक जो है, कीमत तो 0 है और मात्रा 100 है, तो 100 0 और यहाँ 0 20, ये निर्देशांक, इनको मिला दीजिए। ए बी नाम दे लो, जो भी आपको ठीक लगे वो सारे। तो यहाँ देखिए कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे मांग की मात्रा घटती जाती है। कीमत 0 है तो मांग अधिकतम है, कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मांग की मात्रा घटती जाएगी। जैसे इस बिंदु पे बात करें, यहाँ कीमत वाई अक्ष पर नापेंगे और मात्रा को एक्स अक्ष पर नापेंगे। अगर हम और ऊपर जाएंगे वाई अक्ष पे तो मात्रा घटेगी, कीमत बढ़ेगी। इसी तरह से ये वक्र है, जैसे s इज इक्वल टू माइनस एक फलन है s इज इक्वल टू -10 + 2p। इस फलन को हम दर्शाएं तो जो वक्र बनेगा वो ये होगा। अब ये x अक्ष और ये y अक्ष, x अक्ष पर मात्रा, y अक्ष पर कीमत। जब कीमत 0 हो, p बराबर 0, यानी हम y अक्ष पर 0 हैं, मूल बिंदु पे हैं, तो उस स्थिति में मात्रा पूर्ति की कितनी है? -10। अब माइनस ये पूर्ति की मात्रा है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो -10 ये हुआ। यहाँ आगे, यहाँ से ये जैसे जैसे अब कीमत बढ़ती जाएगी, कीमत p बराबर 5 करेंगे, कीमत p बराबर 5, तो मात्रा जो है 0 हो जाएगी। यहाँ पे कीमत 5 होगी, p बराबर 5 होगा। और फिर इन दोनों को मिला दो, आगे बढ़ती हुई रेखा जो है एक रैखिक फलन है, ये इस तरह का होगा। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ अर्थशास्त्र में इस हिस्से को मैंने डॉटेड लिया है क्योंकि हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं। ये विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से उपयोगी है, अन्यथा अर्थशास्त्र में जैसे मैंने अभी बात की, पूर्ति, मात्रा, मांग, कीमत, उत्पादन, ये सारे के सारे धनात्मक मूल्य काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ऋणात्मक नहीं होते ये वास्तविक जीवन में इन चरों के मान। तो ये जो s बराबर -10 + 2p फलन है, उसका वक्र ये होगा। ये देख, इंटरसेप्ट है, इसमें अंतःखंड है, इसलिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अंतःखंड -10 है। अगर अंतःखंड नहीं होता और ये 10 की जगह 0 होता तो ये मूल बिंदु से शुरू हो जाता। जैसे s = 2p है, तो ये वक्र जो है मूल बिंदु से यहाँ से शुरू होगा। और यदि ये माइनस की जगह प्लस होता, +10, तो फिर वक्र यहाँ से शुरू होता। भाई मात्रा, पूर्ति की मात्रा यहाँ है धनात्मक, तो यहाँ से कहीं से शुरू होता, यूँ इस तरह से। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती जाएगी। पूर्ति और कीमत के बीच में धनात्मक संबंध है, मांग और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध है। ये तीसरा वक्र हमने लिया है, y = x² + 2। अब इसमें x के ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान रखते जाइए और उनसे जो एक अनुसूची बनती है, उस अनुसूची को हम जब ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो इस तरह की एक आकृति बनेगी। जैसे x बराबर -3 लेता हूँ, तो -3 का घात 2, तो 3 × 9 + 2 11। x बराबर -3 यहाँ होगा, तो y बराबर कितना है? y धनात्मक है और x ऋणात्मक है। x ऋणात्मक यहाँ है और y धनात्मक इस पे होगा, इधर ऊपर की ओर यहाँ है। सपोज x बराबर 2 लें माइनस के, तो 2 दूना 4, ये प्लस का हो जाएगा, +2 6, तो y 6 हो जाएगा। यहाँ x माइनस का 2 होगा, ये y हो गया। x बराबर 0 लें, x बराबर 0 मूल बिंदु पे होगा, तो y बराबर 2, ये 2 हुआ। इस तरह से इनको मिला दो। फिर आगे चलिए साहब, x बराबर +1, तो y 3 हो जाएगा। x बराबर +2 लेंगे तो y 6 हो जाएगा। बिल्कुल दोनों एक जैसे होंगे। ये ऋणात्मक x के साथ है, ये धनात्मक x के साथ। यहाँ x और y दोनों धनात्मक हैं और इस हिस्से में x ऋणात्मक है और y धनात्मक है। जैसा हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में, चतुर्थांशों के बारे में बात की थी कि प्रथम क्वाड्रेंट में x और y दोनों धनात्मक होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में
द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है। तृतीय जो चतुर्थांश में x और y दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है इसमें x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। उसी क्रम में है ये। अब देखिए, एक ये है आयताकार अतिपरवल है, ये वाला वक्र, ये x अक्ष मूल बिंदु, या मैंने लिखा नहीं है, लिख देना चाहिए, वो ठीक रहता है। यहाँ 0 0 इसके निर्देशांक होंगे, या इसको सिर्फ मूल बिंदु को O लिख देते हैं हम, सामान्य प्रचलन में हमारे ये है O का मतलब, यहाँ भी O लिख देते हैं तो 0 0 निर्देशांकों के साथ मान लिया जाएगा, ये स्वाभाविक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो अब आप रखते जाइए, कई तरीके हैं इसके हल करने के, बाकी एक सामान्य तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 मान लीजिए यहाँ हुआ, तो y बराबर कितना होगा 6, ये 6 हो गए। x बराबर 2 रखिए, यहाँ इधर जाएंगे ना राइट हैंड साइड को, तो y बराबर, x बराबर जब 2 रखें y बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 रखो तो y बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से x का मान बढ़ेगा तो y का घटेगा, और अगर x का मान घटेगा तो y का बढ़ेगा। दोनों का गुणनफल हमेशा 6 ही होगा। इसलिए इसके अधीन जो क्षेत्रफल है, इस वक्र के अधीन प्रत्येक बिंदु का अधीन जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। बहुत सारे आयत बन सकते हैं, ये एक आयत रेक्टेंगुलर, ये एक आयत, ये एक आयत, ये एक आयत, जितने भी आयत बनते हैं उन सब आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है। रेक्टेंगुलर्स का जो एरिया है वो बराबर होता है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय वक्र कहते हैं, या अतिपरवलय का वक्र ये है। तो ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड हाइपरबोला की जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति, सामान्य ज्यामिति, वो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।